So we have solved 7 type of questions from free body diagram. ये आ रहा है समझ में? Okay. Now 8th type of question करेंगे अभी, और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है. यहाँ पर एक पुली है. आर यू गेटिंग इट? यहाँ से एक रस्सी गई, यहाँ पर आपने वेट रखा है 5 kg, और ये रस्सी इस तरफ आ रही है, और यहाँ पर वेट है 8 kg. इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि दिस इज़ द टेबल, और यहाँ पर मान लो मैंने रखा 5 kg. दिस इज पासिंग ओवर अ पुली, एंड यहाँ पर है 8 kg. इस टाइप का क्वेश्चन किया है. ज़रा बुक में चेक करके बताओ व्हाट इज़ दिस टाइप, लाइक विच इज़ द नंबर ऑफ. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये किया हुआ है 5 kg 8 kg. ठीक है, वहाँ पे नंबर शायद कुछ और होंगे, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द टाइप इज़ इम्पॉर्टेंट. तो ऑन अ फ्लैट टेबल के सरफेस पे एक बॉडी है, रस्सी से बांधा, और यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है. इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं. वेरी सिमिलर टू दिस वी हैव दिस नाउ. अब खाली फ़र्क क्या है, वहाँ पर जो 5 किलो का बॉडी था वो फ्लैट टेबल पे था, अभी जो 5 किलो का बॉडी है वो एक इंक्लाइंड सरफेस पर है, और 8 किलो का बॉडी अभी भी वैसा ही है, हवा में लटक रहा है, रस्सी के थ्रू बंधा हुआ है. ऑल क्लियर? ठीक है. यहाँ पर ये एंगल मैटर करेगा. लेट्स से एंगल इज गिवन टू अस एज व्हाट, 37 डिग्री. फाइन. आपका क्वेश्चन वही है, फाइंड नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, नंबर 2 टेंशन इन द स्ट्रिंग. इस रस्सी पे टेंशन क्या है वो निकालिए, और ये ब्लॉक है जो भी, मुझे नहीं पता 5 किलो का बॉडी नीचे जाएगा या 8 किलो का बॉडी नीचे जाएगा, आई डोंट नो. जो भी होगा मुझे ब्लॉक के एक्सेलरेशन निकाल के दो, और मुझे रस्सी पे लगने वाला टेंशन पता करके दो. दैट इज़ द क्वेश्चन. डू यू गेट इट? आ रहा है समझ में? ओके. नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, और वो जनरल कॉन्सेप्ट हर उस क्वेश्चन में काम में आएगा जहाँ पर आपकी एक बॉडी एक सरफेस पे है और सरफेस इंक्लाइंड है. आर यू गेटिंग इट? तो लेट्स लर्न द जनरल कॉन्सेप्ट. सो यहीं पर देखते हैं. चलो, इफ़ यू हैव अ 5 kg बॉडी केप्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस, तो आप नीचे क्या लिखते हो? 5 kg बॉडी मतलब ये क्या हो गया, 5g विच इज़ 50, और ऊपर क्या होगा? हाँ, यहाँ पे टेंशन वगैरह आएगा, बट अभी मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है. नीचे क्या है, उसका वेट 50, और ऊपर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन. और वेट और नॉर्मल रिएक्शन, दे आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर, एंड द बॉडी इज बैलेंस्ड ऑन वाई एक्सिस. इसलिए आपका नॉर्मल और आपका 50 दोनों एक दूसरे को मैच कर जाएंगे, बैलेंस कर जाएंगे. गेट इट? नाउ व्हाट आई डू इज, मैं उसको एक एंगल पे ले लेता हूँ 5 kg बॉडी को. नाउ इफ़ यू कीप 5 kg बॉडी एट एन एंगल लाइक दिस, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, यहाँ पे एंगल बना थीटा, और बॉडी है यहाँ पे, और एक जनरल वर्ड लिखता हूँ, दिस इज m kg. आ रहा है समझ में? सो व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी? m kg. और m kg की बॉडी को आपने एक सरफेस पे रखा हुआ है, और वो सरफेस फ्लैट नहीं है. अगर सरफेस फ्लैट होता और अगर यहाँ पर ब्लॉक होता तो नीचे क्या आता, mg, और ऊपर क्या आता, नॉर्मल रिएक्शन, और n और mg दोनों बराबर हो जाते हैं. दिस इज़ नॉट अ फ्लैट सरफेस. तो यहाँ पर आप कुछ अलग आपको करना पड़ेगा. अब वो कुछ अलग क्या है वो देखते हैं. दिस m kg बॉडी, इसका जो वेट है, हमने क्या पढ़ा था, वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. तो ये क्या माना जाएगा, mg. बोलो हाँ या ना? वेट इज ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड. ये सही है? ओके.
ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन. व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? टेल मी. नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, अवे फ्रॉम द बॉडी. नॉर्मल mg. ये सही है? क्या अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि n और mg ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया? दे आर नॉट इन द अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या? अगर आपका नॉर्मल ऐसे होता, ये पेन की जगह पे, इसको अपोजिट बोलते हैं. अभी ये तो थोड़ा सा टेढ़ा है ना, तो ये और ये आपस में अपोजिट नहीं माने जाएंगे. आ रहा समझ में? फाइन. नाउ सी व्हाट आई डू. हम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं. ये जो नॉर्मल का एरो है ना, उसी एरो के लाइन को क्या मैं सिर्फ ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकता हूँ? आई हैव डन टेक्निकली नथिंग. ये जो नॉर्मल रिएक्शन है उसी को मैंने सिर्फ थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया. जैसे ही आप इसको एक्सटेंड करोगे, mg कैसा था आपका? ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये आपकी सरफेस थी, तो इन दोनों के बीच में तो एंगल 90 हुआ कि नहीं? नाउ इफ यू लुक एट दिस ट्रायंगल, इसमें ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा. अरे 10th स्टैंडर्ड पास हुए हो कि नहीं तुम लोग? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है? 180. उसमें ये कितना है? 90. तो बचे हुए दोनों को मिलकर कितना होना पड़ेगा? अगर बचे हुए दोनों मिलकर 90 हो रहे हैं, उसमें ये थीटा है, तो ये कितना होगा? 90 तो ये याद रखो. दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? टेल मी. दैट डॉट इज नथिंग बट व्हाट? टेल मी. 90 माइनस थीटा. पक्का? नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के साथ कैसा होता है? परपेंडिकुलर. इफ नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, मतलब ये एंगल भी तो 90 हुआ. आर यू गेटिंग इट? अब उस 90 में से ये डॉट कितना है? तो फिर ये कितना बन गया? थीटा. अरे भाई ये पूरा 90 है, उसमें से ये डॉट कितना है? 90 माइनस थीटा. तो फिर ये कितना बना? मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ that if this angle is theta, even this angle is theta. And what is this theta? This theta is the angle between the weight mg and normal reaction का extended line. Do you get it? Yes. I'll repeat. यहाँ पर आपका बॉडी था m kg का. m kg के बॉडी का ओरिजिनल वेट कहाँ पर है? नीचे, mg. और नॉर्मल रिएक्शन कैसा होता है? सरफेस से परपेंडिकुलर. ये सही है? मैंने क्या किया? सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन की जो लाइन है ना, उसको एक्सटेंड किया. दैट्स इट. द मोमेंट यू एक्सटेंड दिस, यू रियलाइज दैट इन दिस ट्रायंगल दिस इज एंगल 90, दिस इज थीटा. तो व्हाट इज दिस? इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, देन दिस इज थीटा, बिकॉज ये एंगल कैसा है? 90. ये एंगल क्यों 90 है? क्योंकि नॉर्मल और सरफेस आपस में परपेंडिकुलर होता है. तो इफ दिस इज थीटा. डू यू गेट इट? अब मुझे क्या करना है? मुझे mg को रिजॉल्व करना है. वेक्टर्स के चैप्टर में जब भी हम किसी चीज़ को रिजॉल्व करते थे, तो वो चीज़ ना ऐसे एंगल पे होती थी. इफ दिस इज f, दिस इज थीटा, तो ये क्या मानते थे आप? इसका एक कंपोनेंट आएगा ना, f cos थीटा, एंड व्हाट इज दिस? f sin थीटा. और फिर ये f चला गया. तो अक्सर हम रिजॉल्व किसको करते हैं? जो चीज़ एंगल पे होती है. बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसी को रिजॉल्व किया जा सकता है जो चीज़ एंगल पे. आप रिजॉल्व किसी को भी कर सकते हो, किसी को भी, चाहे वो टेढ़ा सरफेस है, चाहे वो सीधा सरफेस है. यू कैन रिजॉल्व एनीथिंग. शर्त क्या है? जब आप उसको रिजॉल्व करोगे, आप बेसिकली दो टुकड़े कर रहे हो ना, वो दोनों टुकड़े आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. आर यू गेटिंग इट? वापस एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो. आप किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल है, चाहे वो वर्टिकल है, चाहे वो एंगल पर है. किसी को भी रिजॉल्व कर सकते हो. शर्त क्या है? आप जिसको रिजॉल्व करने वाले हो वो कैसा होना चाहिए? वो दोनों हिस्से आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए. यू गेट इट? विद दैट लॉजिक टेल मी, यहाँ पर अगर ये f था, ये थीटा था, तो आपने इसको क्या लिखा? f cos थीटा. ये हमने वेक्टर्स में पढ़ा है, जिस तरफ एंगल होगा उस तरफ cos, जिस तरफ एंगल नहीं है उस तरफ. तो इफ दिस इज mg, दिस इज थीटा,
देन व्हाट इज दिस, यस ये आएगा mg cos थीटा. डू यू गेट इट? ये मैंने mg का ही एक पार्ट निकाला. अब मुझे निकालना है mg का दूसरा पार्ट, बट mg का दूसरा पार्ट mg के पहले पार्ट से परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इससे परपेंडिकुलर ये बनेगा. डू यू गेट इट? तो ये है आपका mg sin थीटा. डू यू गेट इट? और रिजॉल्व करने के बाद हम ओरिजिनल वेक्टर्स को क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं. मतलब यू मेक इट डॉटेड, मतलब इट इज नो मोर एग्जिस्टिंग. इसको हटा दो. डू यू गेट इट? अब इसका मतलब समझता है. जब एक बॉडी को आप एंगल पे रखते हो, ग्रेविटी उसको कहाँ खींच रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड. बट वो जो डाउनवर्ड फोर्स है ना, अगर आप उसको डाउनवर्ड ना पढ़ते, अगर उसको दो हिस्सों में पढ़ने की कोशिश करो, तो mg का एक हिस्सा है जो बॉडी को स्लाइड करवा रहा है. डू यू गेट इट? mg का ही एक हिस्सा है यहाँ पर, एंड बिकॉज ऑफ दिस पार्ट दिस बॉडी स्लाइड्स डाउन. आर यू गेटिंग इट? एंड mg का ही एक हिस्सा है ये हिस्सा क्या कर रहा है, बॉडी को सरफेस पे दबा रहा है. पार्क में स्लाइड्स होते हैं, तो एक छोटा बच्चा यहाँ से सीढ़ी चढ़ा, स्लाइड के ऊपर बैठा. अब जैसे ही आप स्लाइड के ऊपर बैठते हो, आप तो नीचे सरकते जा रहे हो. आर यू गेटिंग इट? क्यों ऐसा हो रहा है? अब आप ये m kg को वो छोटा बच्चा समझ लो और सरफेस को स्लाइड समझ लो. जैसे ही वो छोटा बच्चा यहाँ पर बैठेगा, ग्रेविटी उसको कहाँ पुल कर रहा है, नीचे. बट हमने उस mg के दो हिस्सों को रिजॉल्व कर लिया. एक हिस्सा आया इस तरफ mg sin थीटा. mg sin थीटा की वजह से वो लड़का क्या होगा, नीचे स्लाइड होगा, स्लिप करेगा वो. और mg cos थीटा की वजह से क्या हो रहा है, mg cos थीटा की वजह से ही आप स्लाइड को प्रेस भी तो कर रहे हो. सी व्हेन यू आर स्लाइडिंग, ऐसा नहीं है कि आप सरफेस को टच नहीं कर रहे, सरफेस भी तो प्रेस हो रही है ना आपके वजन से. तो वो प्रेस करने वाला कंपोनेंट क्या है, mg cos. और आप स्लाइड भी तो हो रहे हो नीचे, वो वाला कंपोनेंट क्या है, mg sin थीटा. डू यू गेट इट? सो mg के आपने दो हिस्से कर लिए, एक mg cos थीटा, दूसरा mg sin थीटा. mg sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लाइडिंग and mg cos theta is responsible for you pressing the surface. Are you getting it? पक्का? इस चीज़ को लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर आपकी सरफेस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो जो mg है ना, उसको बनाओ ही मत ना. डोंट ड्रॉ ओनली mg, डायरेक्टली मेक टू पार्ट्स. एक हिस्सा क्या आएगा, mg cos, एक हिस्सा आएगा mg sin. cos वाला कंपोनेंट कौन सा, cos वाला कंपोनेंट सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगा. आर यू गेटिंग इट? और sin वाला कंपोनेंट कौन सा है, सरफेस के साथ पैरेलल होगा. Do you get it? What is cos component? सरफेस से परपेंडिकुलर. एंड what is sin component? सरफेस से पैरेलल. अभी आप ओरिजिनल mg बनाओ ही मत, ज़रूरत ही नहीं है. बना के तो रिजॉल्व ही करने वाले हो, और रिजॉल्व करने के बाद ओरिजिनल चीज़ को हटाने ही वाले हो, तो उससे अच्छा बनाओ ही मत ना, सेव टाइम. गेट इट? विद दिस लॉजिक लेट्स गो टू दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन हैज़ हाउ मेनी blocks? 2. One is 8 kg, which is hanging straight, and another is what, 5 kg, which is kept at an angle. Which is kept at an angle. चलो फिर ड्रॉ करते हैं. ये आपकी सरफेस, ये आपका एंगल 37 डिग्री. यहाँ पर ब्लॉक 8 किलो का, ये पुली से बंधा हुआ, ये वही रस्सी दूसरे किनारे पे आके 5 kg के ब्लॉक को सपोर्ट कर रहा है. आर यू कन्विंस्ड विद द डायग्राम? ओके. 3 प्रकार के फोर्सेस हम पढ़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में. पहला वेट, नॉर्मल, टेंशन. वेट से शुरू करते हैं. 8 किलो के बॉडी के पास अपना वेट है 8g, विच इज़ 80. 5 किलो के पास भी अपना वेट है 50, वर्टिकली डाउनवर्ड. बट मैं 50 नहीं बनाने वाला, मैं उसके 2 कंपोनेंट बनाऊंगा.
पहला कंपोनेंट कहाँ पे, सरफेस से परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज व्हाट, कॉस. तो ये 5 kg का वेट इज 50, तो दिस विल बी 50 cos 37. और दूसरा वाला पैरेलल कैसा, 50 sin 37. डू यू गेट इट? एक बनेगा 50 cos 37, दूसरा बनेगा 50. इसमें कोई डाउट है? Now, if this is 50 cos 37, this is 50 sin 37, we know the value of cos 37, 4/5, कितना, 40. और 50 sin 37, 3/5, कितना, 30. Do you get it? This is 40, that is 30. और ऊपर क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन n. नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर होगा ना. डू यू गेट इट? यहाँ पर इस रस्सी का टेंशन T और यहाँ पर इस रस्सी का टेंशन T. डू यू गेट इट? पक्का? अब आपको ये सोचना है कि 8 किलो का जो बॉडी है वो नीचे जाएगा या 5 किलो का बॉडी नीचे जाएगा. दोनों तो नीचे जा नहीं सकते, तो कोई एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा. तो आइदर 5 kg विल स्लाइड डाउन, in that case 8 kg has to go up, or 8 kg goes down, in that case 5 kg will have to slide up. क्या लगता है आपको क्या होगा? ये आपको क्यों लग रहा है ऐसा? क्योंकि 8 किलो हैवी है इसके लिए? Is that what you think? सोचना कैसे है, 8 kg को नीचे लेके जाने का क्रेडिट किसको जाता है, और 5 किलो को नीचे लेके जाने का क्रेडिट किसको जाता है? तो 80 और 30 में बड़ा कौन है? तो फिर 80 जीतेगा, इसीलिए 8 किलो नीचे आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे आई कैन नो कि एक्सेलरेशन 8 किलो का कहाँ पे हो रहा है? नीचे. ये नीचे एक्सेलरेट करेगा. इन दैट केस 5 किलो की बॉडी एक्सेलरेट करेगी कहाँ पर? ऊपर. डू यू गेट इट? तो 8 kg का एक्सेलरेशन नीचे, 5 kg का एक्सेलरेशन ऊपर. बोलो हाँ या ना? पक्का? ओके. इन दैट केस इफ यू विश टू राइट डाउन द इक्वेशन, आपका इक्वेशन क्या था याद है? F net इज इक्वल टू ma. याद है? 8 किलो की बॉडी को देखकर इक्वेशन क्या लिखोगे? वेयर इज इट एक्सेलरेटिंग? डाउनवर्ड. डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मतलब 80 बढ़ा, तो 80 माइनस t इज इक्वल टू 8 टाइम्स a. इक्वेशन 1. बोलो हाँ या ना? इफ यू लुक एट 5 kg बॉडी, वेयर इज इट एक्सेलरेटिंग? अब अगर एक्सेलरेटिंग ऊपर हो रहा है तो आप क्या लिखोगे? इधर t है, नीचे कितना है? 30. तो t minus 30 is equal to 5a. Do you get it? You have two equations. You can solve it simultaneously. करेंगे orally. ये t और ये माइनस ही कैंसिल होगा. 80 minus 30 is 50. और 8 और 5 13a. In that case acceleration कितना? 50 upon 13. तो 13 3s are 39. 11 बचेगा. 11 will make it 110. 13 8s are 104. 7 बजेगा, that will make it 70. 13 5s are 65. 3.85 meter per second square. Do you get it? 3.85 meter per second square. ये आपका क्या निकला? एक्सेलरेशन. अब क्या, एक्सेलरेशन की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल के आप टेंशन की वैल्यू खुद से निकाल लो. इज दैट डूएबल? आ रहा है ये समझ में? श्योर. सेम क्वेश्चन दोबारा कर सकते हैं विथ स्मॉल चेंज. अब मैं दोनों सरफेस को एंगल पे डाल देता हूं. आ रहा है समझ में? इस तरफ एंगल लिया 37 डिग्री, इस तरफ एंगल लिया 53 डिग्री. यहाँ पर बॉडी है मान लो 5 किलो की, ये पुली से बांधा, और अब इस तरफ बॉडी है कितना? 8 किलो का. ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है. आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट वही है, फाइंड व्हाट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग. 5 kg 8 kg. फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, टेंशन इन द स्ट्रिंग. अच्छा, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? यहाँ पर एक ही सरफेस एंगल पे था, अब यहाँ पर आपके पास दोनों सरफेस एंगल पे आ चुके हैं. आर यू गेटिंग इट?
जब आप लोग ये क्वेश्चन लिखोगे तो आपको ओरिजिनल डायग्राम में कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है. यू रीड्रॉ द डायग्राम एंड देन यू मेक द फोर्सेस. मेरे पास अभी ज़्यादा जगह बची नहीं है और आई कैन जस्ट ट्राई है. चलो, डूएबल. लुक एट दिस. सो ये आपके सरफेसेस, इस तरफ 37 डिग्री, इस तरफ 53 डिग्री. यहाँ पर क्या है बॉडी 5 किलो का. आर यू गेटिंग इट? और यहाँ पर क्या है बॉडी 8 किलो का. आर यू ऑल गेटिंग इट? दिस इज़ 5 kg, दैट इज़ 8 kg. अब क्या होगा? 5 kg के बॉडी का ओरिजिनल वेट कितना? 50. कहाँ पर? नीचे. बट हम वो बनाने वाले नहीं है. यू विल मेक 2 कंपोनेंट्स. वन ऑफ द कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो ये आपकी सरफेस है, इससे परपेंडिकुलर इधर आएगा. आया ना? दिस इज 5 kg मतलब 50. परपेंडिकुलर टू द सरफेस कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस. और पैरेलल वाला साइन. सो दिस इज 50 cos 37. Are you all getting it? And cos of 37 becomes what? 4/5. तो ये कितना हो गया? 40. यहाँ पर क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन. इस रस्सी का यहाँ पर क्या होगा? टेंशन. और यहाँ पर क्या होगा? 5 kg मतलब क्या? 50 sin 37. What is sin 37? तो यहाँ पर आएगा 30. डू यू गेट इट? वापस एक बार. 5 kg का ओरिजिनल वेट 50. वर्टिकली डाउनवर्ड हटाओ, उसके 2 हिस्से कर लो. पहला हिस्सा सरफेस से परपेंडिकुलर मतलब कॉस वाला हिस्सा, दूसरा हिस्सा सरफेस से पैरेलल मतलब साइन वाला हिस्सा. तो यहाँ पर आया 40, यहाँ पर आया 30. ऊपर रस्सी है तो टेंशन T, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन N. अब यहाँ पे 2 अलग अलग नॉर्मल आएंगे ना, इसलिए एक को N1 लिखूंगा, एक को N2 लिखूंगा. दोनों के नॉर्मल अलग अलग है ना. 8 किलो की बॉडी को देखकर यही सेम चीज़ कर सकते हैं. एक कंपोनेंट आएगा सरफेस से परपेंडिकुलर, दूसरा आएगा सरफेस से पैरेलल. परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या आएगा? 80 cos 53. cos 53 3/5. अरे हाँ है ना, cos 53 is 3/5. तो क्या आएगा? दिस इज 16 3s are 48. गेट इट? और ये पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या आएगा? 80 sin 53. sin 53 4/5. तो 16 4s are 64. डू यू गेट इट? पक्का? अब क्या? ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N2 लिख लेता हूँ और इस तरफ रस्सी पे क्या है? टेंशन है. टेंशन को T1 T2 लिखने की ज़रूरत है क्या? एक ही रस्सी है. डू यू गेट इट? बस अब 5 किलो की बॉडी को देखकर, अच्छा 5 kg को नीचे कौन लेके जा रहा है? 30. और 8 किलो की बॉडी को नीचे कौन लेके जा रहा है? अगेन 64 विंस. तो फिर आपका क्या होगा? 64 kg बॉडी, आई मीन 64 के साथ 8 kg विल स्लाइड डाउन. तो 8 kg की बॉडी को आप एक नीचे एक्सेलरेशन दिखाएंगे और उसी तरफ उसका मोशन भी हो रहा है. अब ये अगर नीचे जाएगा तो 5 kg बॉडी विल स्लाइड अप. ये इसका एक्सेलरेशन और यहाँ पर इसका मोशन होगा. बोलो हाँ या ना? इफ़ यू लुक एट 8 kg बॉडी एंड इफ़ यू अप्लाई द सेम फोर्स, F net इज इक्वल टू ma. लुक एट 8 kg बॉडी. टेल मी व्हाट इज योर F net? कहाँ जा रहा है? नीचे. नीचे जा रहा है मतलब 64 बड़ा, तो क्या लिखोगे? 64 माइनस T इज इक्वल टू 8a. कॉल इट एज इक्वेशन 1. 5 किलो की बॉडी को देखा, कहाँ एक्सेलरेट हो रहा है? ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है मतलब कौन बड़ा? तो क्या लिखोगे? T माइनस 30 इज इक्वल टू 5a. कॉल इट एज इक्वेशन 2. डू यू गेट इट? ये माइनस T से प्लस T कटा. 64 माइनस 30 34. 8 और 5 13a. डू यू गेट इट? तो यहाँ से व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन? 34 अपॉन 13. 13 टू, कुछ गलत किया मैंने? 64 माइनस 30 34. 8 और 5 13. तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? 34 अपॉन 13 ना. तो 34 अपॉन 13 मतलब क्या? 13 2s are
26, 8 बचा, 8 विल मेक इट 80, 13 6 आर 78। आता है तुमको 13 तक का टेबल? हाँ, तो 2.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से आपका क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन। और फिर क्या, एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 कहीं पर भी डाल दो, आपको क्या मिल जाएगा? टेंशन। ये आप खुद से कर लोगे। व्हाट डिड यू लर्न इन दीज 2 क्वेश्चंस? द ओनली नॉवेल्टी दैट वी हैव इन दिस क्वेश्चन, दीज बोथ क्वेश्चंस इज व्हाट, यहाँ पर अब आपका एक बॉडी ऐसा है जो एक इंक्लाइंड एंगल पे रख दिया है, बस और कुछ खास फर्क नहीं है उसमें। आर यू गेटिंग इट? बाकी जैसा क्वेश्चन नंबर 6 है ये वैसा ही तो है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? श्योर। तो व्हाट इज द लर्निंग? एनी टाइम इफ यू हैव अ बॉडी विच इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ एनी एंगल, तो आप उसका ओरिजिनल वेट mg नीचे मत बनाओ, आप उसके 2 हिस्से कर दो। एक हिस्सा बना दो सरफेस से परपेंडिकुलर और एक हिस्सा बना दो सरफेस से पैरेलल। परपेंडिकुलर वाला हिस्सा कौन सा है? कॉस। और पैरेलल वाला हिस्सा कौन सा है? साइन। ये आज की आपकी लर्निंग होगी और इससे आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सॉल्व होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? एवरीवन? एनीवन हैज अ डाउट? श्योर। सो ये आपको समझ में आया ये दोनों टाइप। नाउ व्हाट इफ गलती से या जानबूझ के आप एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उल्टा ले लेते हो? अब यहाँ पर तो आपने ये पढ़ा कि 8 किलो की ये जो बॉडी है उसका डाउनवर्ड फोर्स कितना है? 80, और 5 किलो की बॉडी का डाउनवर्ड फोर्स कितना है? 30। तो आपके दिमाग चला कि भाई ये 80 है, ये 30 है, 80 और 30 में 80 बढ़ा तो डेफिनेटली 8 किलो का बॉडी नीचे जाएगा। व्हाट इफ आपने ये सब नहीं सोचा होता और आपने रैंडमली ऐसा ले लिया कि 8 किलो का बॉडी ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है और 5 किलो का बॉडी नीचे एक्सेलरेट हो रहा है। लेट्स सी इन दैट केस आपका इक्वेशन क्या बनता? 8 किलो की बॉडी, इसका आंसर याद रखो, इसका आंसर कितना था एक्सेलरेशन का? लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। पहले केस से सॉल्व किया, एक्सेलरेशन कितना आया? 3.85 आया ना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जानबूझ के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पहले वाले केस से उल्टा ले लिया। पहले हमने पढ़ा था कि 8 किलो का बॉडी नीचे एक्सेलरेट हो रहा है और 5 किलो का बॉडी ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है। अब हम उल्टा कर रहे हैं, 8 किलो की बॉडी को एक्सेलरेट ऊपर करेंगे और 5 किलो की बॉडी को एक्सेलरेट नीचे करेंगे। नाउ व्हाट डू यू राइट? 8 kg का बॉडी, आर यू गेटिंग इट? वेयर इज इट एक्सेलरेटिंग? इफ दिस इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ये क्या है? ऊपर, ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब कौन बड़ा? तो आप क्या लिखोगे? t minus 80। आर यू गेटिंग इट? तो दिस इज गोइंग टू बी t minus 80 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर तो 80 आएगा, और अगर आपने 5 किलो की बॉडी को देखा तो नीचे जा रहा है ना ये, 30 minus t। आर यू गेटिंग इट? इज इक्वल टू 5 है। नाउ व्हाट हैपेंस अगेन? दिस t and this t gets cut. Now it is minus 80 plus 30. Are you getting it? Minus 80 plus 30 is what? Minus 50. और इधर क्या आ रहा है? 8 and 5 is 13 है। तो एक्सेलरेशन अगर आपने देखा तो कितना आएगा? 50/13। 50/13 क्या, तो वापस 3.85 ही आएगा, आगे एक नेगेटिव साइन आ जाएगी। आर यू गेटिंग इट? तो अगर एग्जाम में कभी आपने गलती से उल्टा डायरेक्शन अज्यूम कर लिया तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका मैग्नीट्यूड तो मैच हो ही रहा है ना। इधर भी 3.85 है, इधर भी 3.85 है, आपको ऑप्शन में जाके 3.85 मार्क करना है। ये नेगेटिव साइन आपको क्या दिखा रहा है? ये नेगेटिव साइन आपको सिर्फ ये दिखा रहा है कि assumed direction is wrong। मैंने क्या अज्यूम किया था कि 8 किलो का बॉडी ऊपर एक्सेलरेट हो रहा होगा, एंड बिकॉज 8 किलो का बॉडी ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है, 5 किलो का बॉडी नीचे एक्सेलरेट हो रहा होगा, ऐसा मेरा अजम्पशन था। मैंने उसी अजम्पशन के साथ चीज़ों को सॉल्व किया। मेरा आंसर आ रहा है माइनस साइन। माइनस साइन आएगा, आने दो, दिक्कत नहीं है। आपका मैग्नीट्यूड 3.85 ही है, पहले भी मैग्नीट्यूड 3.85 ही था। आर यू गेटिंग इट? एमसीक्यू में तो आपको मार्किंग ही करनी है ना, उनको थोड़ी आपका वर्किंग मैटर करता है। एंड माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि आपने जो डायरेक्शन सोचा वो कैसा है? गलत है।
आर यू गेटिंग इट? अच्छा, अब अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन से मुझे क्या निकालना है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में डालेंगे ना, क्योंकि अपने को तो दूसरा भी काम दिया था ना उन्होंने, दे वांटेड अस टू फाइंड द टेंशन एज वेल। अब टेंशन निकालने के लिए क्या करोगे, एक्सेलरेशन का इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में डालोगे। माई क्वेश्चन टू यू इज, जब आप एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डालोगे तो माइनस के साथ डालोगे या माइनस के बिना? माइनस के साथ। ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि आपका डायरेक्शन कैसा है, गलत, और उसी गलत डायरेक्शन के हिसाब से आपने इक्वेशन भी लिखा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, दो गलत मिलके एक सही बन जाएंगे। यू कैन ट्रीट दिस एज नेगेटिव नेगेटिव मेक्स पॉजिटिव, माइनस माइनस प्लस होता है। क्या लॉजिक क्या है इसके पीछे? सिंपल सा लॉजिक है, आपका डायरेक्शन गलत था, उसी गलती के हिसाब से आपने इक्वेशन भी लिखे, और तो यहां पर तो एक गलती हो चुकी है, ये उल्टा आना चाहिए था। एक्चुअली दिस इज 80 माइनस टी एंड नॉट टी माइनस 80, तो ये उल्टा हुआ है, उसी उल्टे होने की वजह से यहाँ पे माइनस आया, तो ये भी तो गलत आ रहा है, तो ये गलत जब इस उल्टे में डालोगे तो सही हो जाएगा। आर यू गेटिंग इट? सो अगर आपने डायरेक्शन गलत अज्यूम किया है एंड अगर इस गलत डायरेक्शन को आपने सब्स्टिट्यूट किया कहाँ पर, मतलब इस गलत डायरेक्शन के हिसाब से आपने बनाई इक्वेशन, उस इक्वेशन से आपको मिला एक आंसर, और अगर ये आंसर आया माइनस ऑफ 3.85, तो माइनस साइन क्या दिखा रहा है, अज्यूम्ड डायरेक्शन इज रॉन्ग, एक्चुअल आंसर इज व्हाट 3.85, जो पहले भी आया था। एंड जब टेंशन निकालने के लिए ये वाला वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट करोगे तो माइनस के साथ करना। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पर अगर आपने हीरो बन के ये किया कि नहीं ये तो माइनस साइन से तो डायरेक्शन दिख रहा है, वो तो गलत था, हटाओ माइनस साइन, ये पॉजिटिव 3.85 इसमें डाल दूंगा, तो फिर आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक्सेलरेशन की वैल्यू गलती हटा के डाल रहे हो, बट आपका इक्वेशन तो अभी भी गलत ही है ना, तो फिर गलती रह जाएगी यहाँ पे। आर यू गेटिंग इट? श्योर। सेम लॉजिक यहाँ पर भी, यहाँ पर हमने क्या लॉजिक लगाया था कि 5 किलो की बॉडी को नीचे पुल करने वाला कौन है, 30, और 8 किलो की बॉडी को नीचे पुल करने वाला कौन है, तो 30 और 64 में कौन बड़ा? तो इसी लॉजिक के साथ हमने क्या बोला कि 8 किलो की बॉडी 64 से है तो उसको नीचे एक्सेलरेट किया जाएगा। चलो मैं जानबूझ के गलत डायरेक्शन लेता हूँ, हमने लिया 8 किलो की बॉडी का एक्सेलरेशन ऊपर, इन दैट केस आपको 5 किलो की बॉडी का एक्सेलरेशन कहाँ पे लेना पड़ेगा, नीचे। डू यू गेट इट? नाउ व्हाट विल बी योर इक्वेशन? लुक एट 8 kg बॉडी, अब क्या लिखोगे आप, t minus 64, आर यू गेटिंग इट? t minus 64 is equal to mass into acceleration which is equal to 8a, हाँ है ना? एंड इस इक्वेशन को देखकर क्या लिखोगे, ये नीचे एक्सेलरेट हो रहा है तो मतलब 30 बढ़ा, सो 30 माइनस टी, आर यू गेटिंग इट? सो 30 माइनस टी इज इक्वल टू 30 माइनस टी इज इक्वल टू 5 है। आर यू गेटिंग इट? ये टी से ये टी कटा, माइनस 64 एंड 30 विल मेक इट माइनस 34, बाकी सब तो सेम ही आ रहा है ना, इधर तो 8 और 5 13 ही आएंगे, तो ये सब कुछ सेम ही आएगा, ओनली द डिफरेंस विल बी हियर देयर विल बी अ माइनस साइन, हियर देयर विल बी अ माइनस साइन, माइनस 2.6 आएगा। अब वापस आप क्या करोगे, वो माइनस साइन क्या है, अज्यूम्ड डायरेक्शन इज रॉन्ग, बट दैट्स ओके, मैग्नीट्यूड तो मैच हो गया ना 2.6 से। अब अगर मैं आपको टेंशन निकालने का काम देता हूँ तो आप क्या करोगे, अब अगर आपको टेंशन निकालने का काम आया तो नेगेटिव साइन के साथ किसी भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू डाल दो, आपको T1 और T2 मिल जाएंगे। डू यू गेट इट? आ रहा है ये दोनों क्वेश्चन दोनों टाइप से, क्या आपको पूरी तरह से समझ में आए? पक्का लिखते वक्त बहुत ही केयरफुल रहना, एंड लिखते वक्त आई वुड वांट कि आप दोनों लिखो, सही डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी लिखो, गलत डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी लिखो। फेयर इनफ? ओके, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। अब एक काम करते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जहां पर 3 ब्लॉक्स आपस में जुड़े हुए हैं। लेट्स सी हाउ टू डील विद दैट। व्हाट इफ अ क्वेश्चन लुक्स लाइक दिस? ध्यान से देखो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। एक टेबल यहां पर है, यहां पर एक बॉडी रखी है
5 किलो की, इसको पुली से बांधा, ये गया नीचे, यहाँ पर दूसरी बॉडी है 10 किलो की, 10 किलो की बॉडी एक और रस्सी से बंधी हुई है, ये एक और पुली से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक और बॉडी है, एंड दिस इज 3 kg। आर यू ऑल गेटिंग इट? हेलो। तो और यहाँ पर एक बॉडी है 3 किलो का, और चलो थोड़ा हैवी ले लेते हैं 12 किलो का। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? यू हैव अ बॉडी ऑफ मास 5 kg केप्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस, है ना? वहाँ से एक रस्सी निकली, वो रस्सी बंधी हुई है किसके साथ? दूसरे कोने पे 10 किलो की एक बॉडी के साथ। नाउ 10 kg बॉडी हैज़ नो सरफेस अंडर इट, दिस इज हैंगिंग, ये फ्री हैंग कर रहा है। फिर दूसरा बॉडी है 12 किलो का, और वो 12 किलो का बॉडी क्या कर रहा है? वो भी आपने फ्लैट सरफेस पे ही रखा हुआ है, हाँ है ना? एंड इफ दैट इज ऑल्सो ऑन द फ्लैट सरफेस, इफ दिस इज ऑन द फ्लैट सरफेस, ये यहाँ से जुड़ेगा 10 किलो के साथ। फिर एंड आपको क्या पूछा? आप टोटल रस्सी कितने हैं यहाँ पे? 2। अरे इतना क्या सोचना है इसमें? एक वाला रस्सी है जो 5 को 10 के साथ जोड़ रहा है, और दूसरा वाला 12 को 10 के साथ जोड़ रहा है। आपको चाहिए दोनों रस्सी पे लगने वाला टेंशन। फाइंड व्हाट? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स and tension in both the strings. Do you get it? Find what? Acceleration of blocks and tension in both the strings. क्या करोगे बोलो फिर? यहाँ पर आपका 5 kg बॉडी, यहाँ पर आपका 12 kg बॉडी, ये पुली से यहाँ पर आया 10 के साथ जुड़ा है, ये पुली से यहाँ पर आया 10 के साथ जुड़ा है। डू यू गेट इट? आ रहा है समझ में? पक्का? ओके, व्हाट डू वी डू नाउ? लेट्स शो द वेट्स। दिस इज 5 kg बॉडी, तो ये कितना? 5g, 5g मतलब 50। 12 kg बॉडी कितना? 12g, 120। 10 kg बॉडी कितना? 10g, 100। यहाँ पर ऊपर क्या आएगा? नॉर्मल रिएक्शन। इसको N1 लिखता हूँ, इसको N2 लिखता हूँ, क्योंकि दो अलग अलग नॉर्मल है, आया ना? ओके, यहाँ पर एक टेंशन आएगा, लेट्स से T1। वही टेंशन यहाँ पर भी तो आएगा, क्योंकि ये दोनों रस्सी सेम है ना, पर यहाँ पर एक और टेंशन आएगा T2, और वो यहाँ पर मैच होगा T2। डू यू गेट इट? अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि कौन सी बॉडी कहाँ पर जाएगी। लॉजिक क्या कहता है आपका? क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि 10 किलो का बॉडी खुद ब खुद ऊपर उठने लगा और ये दोनों खुद ब खुद राइट में जाने, मतलब ये लेफ्ट जा रहा है, ये राइट जा रहा है? ऐसा तो नहीं, ये कैसे ऊपर जा रहा है, ये दोनों इधर जा रहे हैं? ये नहीं हो सकता। अरे गेटिंग इट? तो अभी एक ही पॉसिबिलिटी बची है कि 10 kg का बॉडी दैट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड। आर यू गेटिंग इट? नाउ इफ दिस इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, 5 kg विल हैव टू मूव राइट एंड 12 kg विल हैव टू मूव। और कोई चॉइस है क्या? ये जाएगा नीचे, ये नीचे जाएगा तो 5 किलो को राइट में लेके जाएगा, 12 kg को लेफ्ट में लेके जाएगा। डू यू गेट इट? व्हाट इक्वेशन विल यू राइट इफ यू लुक एट 10 kg बॉडी? टेल मी। नहीं, पहले 5 किलो को लिखते हैं। 5 किलो की बॉडी कहाँ जा रही है? राइट में, तो उसको राइट में कौन पुल कर रहा है? तो क्या लिखोगे? T1। इस तरफ कुछ है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो T1 - 0 इज इक्वल टू 5a। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। Look at 12 kg body, क्या लिखोगे? Where is the body accelerating? The body is accelerating to the left. If this body is accelerating to the left, left में कौन पुल कर रहा है? तो यहाँ पर क्या आएगा? तो T2। और उस तरफ क्या है? तो T2 - 0 इज इक्वल टू
12a. इक्वेशन नंबर 2, t1 minus 0 is 5 into a, t2 minus 0 is 12 into a. Look at 10 kg body. 10 kg बॉडी में क्या है, डाउनवर्ड फोर्सेस, मतलब 10 kg बॉडी एक्सेलरेट तो नीचे ही हो रहा है ना, तो नीचे कौन है, तो 100 माइनस ऊपर कौन है, ऊपर है T1 और T2 दोनों, इज इक्वल टू 10A. आर यू गेटिंग इट? अब क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा हूँ तो मैं इतना तो अज्यूम कर सकता हूँ कि आपको ये पता चल गया होगा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, मतलब नीचे वाला फोर्स बड़ा है, तो दिस माइनस वॉट एवर इज दी अपवर्ड. अब अपवर्ड में दो निकले तो दोनों को ऐड करके माइनस करना पड़ेगा. अकेला होता तो एक ही माइनस करता, दो है तो दोनों को ऐड करके फिर माइनस करोगे. पक्का? व्हाट डू यू डू नाउ? इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं. यहाँ पे क्या आ गया, T1 इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पर क्या आ गया, T2 इज इक्वल टू 12 है, और नीचे क्या है 100 माइनस T1 माइनस T2 इज 10A. 3 इक्वेशन बन गए आपके, है ना. ये तीनों इक्वेशन में क्या होगा, ये T1 और ये माइनस T1 कटेगा, ये T2 और ये माइनस T2 कटेगा, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा 100, और ये कितना हो गया 5 और 12 17 और 10 27A. आपका एक्सेलरेशन कितना 100 अपॉन 27, 27 3s are 81, 100 minus 81 is 19. You take a decimal, that becomes 190, 190, 27 6s are maybe 6 7s are 42 with 4, 6 2s are 12 with 4 162. नहीं, 7 से भी डिवाइड होगा, 7 से किया तो क्या होगा 7 7 49 with 4 14 and 189. परफेक्ट. 3.70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आया आपका एक्सेलरेशन. मैं क्या बोल रहा हूँ, ये आप खुद से डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है. मुझे जितना आता था मैंने अपने हिसाब से किया. अगर आपको वो मैच नहीं हो रहा कोई बात नहीं, पेन उठाने का, पेपर उठाने का, 27 का टेबल बना के डिवाइड करने का आता है आंसर, ठीक है. नाउ एक्सेलरेशन इज व्हाट 3.70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या करेंगे, अभी एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो T1 मिल जाएगा, और वही एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे डाल दो T2 मिल जाएगा. तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, मिल गया 3.70. और फिर क्या था, फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स. यहाँ पे डाला तो T1 मिलेगा, यहाँ पे डाला तो T2 मिलेगा. सिंपल. डू यू गेट इट? पक्का? एक बार इसको गो थ्रू कर लो. चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पर ऑन दिस ग्राउंड, ओके, ऑन दिस ग्राउंड यू हैव अ बॉडी 4 kg tied with a rope to an another body 5 kg tied with a rope to an another body of let's say 2 kg. ठीक है. यहाँ से मैंने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया और मेरा अप्लाइड फोर्स कितना है 55 न्यूटन. हाउ मच इज द अप्लाइड फोर्स, टेल मी. इफ सो, इफ माई अप्लाइड फोर्स इज 55 न्यूटन, मेरा सवाल सिंपल सा है, फाइंड नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड सेकेंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स. वाई द वर्ड स्ट्रिंग्स? क्योंकि एक रस्सी यहाँ पर है जो 2 और 5 के बीच में, लेट्स कॉल इट AB, और एक और रस्सी यहाँ पर है जो 4 किलो और 5 किलो के बीच में है, लेट्स कॉल इट CD. मुझे सभी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन चाहिए और मुझे दोनों रस्सी पे लगने वाला टेंशन चाहिए. मैं चाहता तो एक और रस्सी यहाँ पर बांध के एक और ब्लॉक लगा सकता था, एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग. दिस इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. गेट इट? बट ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये 3 के पीछे चौथा लगा दो, 5वां लगा दो, छठा लगा दो. द सॉल्विंग का मेथड रिमेन्स सेम, तो हम उसमें नहीं जा रहे फिर. ठीक है. नाउ हाउ डू यू सॉल्व सच क्वेश्चंस, लेट्स सी. तो ये आपका ग्राउंड था,
इस ग्राउंड पे पहला बॉडी यहाँ पे था, इट वाज 4 kg, इसको रस्सी से बांधा 5 के साथ, इसको रस्सी से बांधा 2 के साथ, और यहाँ से मैं इसको खींच रहा हूँ कितनी ताकत से, 55 न्यूटन की ताकत से। ठीक है, स्टेप 1 वेरी सिंपल, फाइंड व्हाट, एक्सेलरेशन। स्टैंडर्ड तरीका है, हमेशा आपको साथ देगा। एक्सेलरेशन ऑफ द एंटायर सिस्टम इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द एंटायर सिस्टम अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। क्या है, टेल मी। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम is equal to force acting on the system upon mass of the system. So what is the acceleration of the system? A. What is force acting on the system? And what is the mass of the system? 4 plus 5 plus 2. Get it? तो आंसर कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपने क्या निकाल लिया, पहली चीज एक्सेलरेशन। डू यू गेट इट? एक्सेलरेशन के बाद आपको दूसरा क्या निकालना है, टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स। तो पहले टेंशन ड्रॉ करता हूँ। आपने डायरेक्टली कांटेक्ट करके 2 किलो वाले बॉडी को खींचा, तो क्या ये 2 किलो वाला बॉडी अकेला आगे जा सकता है? नहीं, ये आगे 5 किलो को खींचेगा ही खींचेगा। तो 2 और 5 के बीच की रस्सी में टेंशन आएगा, एंड दिस टेंशन इज लाइक दिस। बोलो हाँ या ना। टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, और दोनों किनारे से होता है ना टेंशन, अवे फ्रॉम द बॉडी। अरे हाँ या ना। तो 2 किलो की बॉडी से यहाँ पे, 5 किलो की बॉडी से यहाँ पे, ये वाला टेंशन T1, ये वाला टेंशन भी। अब जब 5 किलो का बॉडी भी आगे जाएगा, तो 5 किलो की बॉडी को आगे कौन खींचेगा, T1। तो क्या वो अकेला आगे चला जाएगा? तो 5 किलो वाला बॉडी 4 किलो को भी तो खींचेगा। तो 5 और 4 के बीच में भी एक टेंशन है, एंड दैट टेंशन इज व्हाट, टेल मी, T2। दोनों के टेंशन को अलग अलग लिखने का कारण क्या है, क्योंकि दोनों रस्सी अलग अलग है। अगर मान लो 4 किलो के पीछे एक और बॉडी होती, तो वहाँ पर रस्सी पे आता T3। अगर उसके पीछे एक और होता T4, एक और होता T5, वो चलते ही रहेगा, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये समझ में आ रहा है? बट ऑल दीज बॉडीज आर मूविंग टू द राइट। इन सब का एक्सेलरेशन तो हो ही रहा है ना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। क्या ये लोग मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। ग्राउंड के ऊपर मैंने आपको बोला था फ्री बॉडी डायग्राम, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बिना फ्रिक्शन का। तो अभी ग्राउंड के ऊपर कोई फ्रिक्शन वगैरह है ही नहीं, तो अगर आप इसको खींचोगे तो बॉडी राइट में जाने ही वाला है। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ इफ इट इज गोइंग टू गो टू द राइट एनीवेज, हमने तीनों का एक्सेलरेशन उस तरफ बना दिया। अब मेरा ये तो हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। अब दूसरा मुझे क्या पढ़ना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। हाउ विल यू फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग? लेट्स सी। स्टेप 2, टेंशन निकालने के लिए पहले 2 किलो वाली बॉडी देखो। 2 किलो वाली बॉडी को आगे कौन खींच रहा है, 55, और पीछे कौन खींच रहा है, T1। और 2 किलो की बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज 5 टू द राइट, है ना। आपको वही यूज करना है, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट मतलब क्या, इट इज एक्सेलरेटिंग टू द राइट, मतलब ये बड़ा हुआ, तो क्या करोगे, 55 माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस बार मुझे एक्सेलरेशन पता है। अब तक के सभी क्वेश्चंस में एक्सेलरेशन हम ढूंढ रहे थे, अभी भी हमने ही ढूंढा है, बट पहले ही ढूंढ लिया। आर यू गेटिंग इट? तो ये कितना हो गया, 10 इधर गया तो माइनस हुआ, T1 उधर गया प्लस हुआ, तो T1 कितना हुआ, 45 न्यूटन। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? ये मैंने किसका डायग्राम बनाया, 2 किलो वाले का। अगर आपको चाहिए आप 5 किलो का भी बना सकते हो। इफ़ आई मेक इट फॉर 5 kg, गेट इट? 5 kg की बॉडी को आगे कौन पुल कर रहा है, T1, और 5 kg की बॉडी को पीछे कौन पुल कर रहा है, T2। आर यू गेटिंग इट? वेयर इज दिस 5 kg बॉडी गोइंग? 5 kg का बॉडी जा तो रहा है राइट में ही ना, एक्सेलरेशन 5 इज टू द राइट ओनली। करो अभी अप्लाई, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग टू द राइट, तो कौन बड़ा, T1 या T2? तो क्या लिखोगे, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। डू यू अंडरस्टैंड? T1 के जगह पे क्या डाल दो, तो 45 माइनस T2 इज इक्वल टू, T1 के जगह पे 45 डाल सकते हैं ना, तो 45 माइनस T2 इज 25 गोज दिस साइड, 45 माइनस 25,
तो 20 इज इक्वल टू T2। ऑफ कोर्स इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। कितनी रस्सी दी, 2, एक का टेंशन T1, एक का टेंशन, तो मिल तो गया दोनों का। तो यू डिड फाइंड टेंशन ऑन बोथ द स्ट्रिंग्स एंड फर्स्ट स्टेप में हमने क्या निकाल लिया, आर यू गेटिंग इट। अब जैसे यहाँ पर आपने 2 किलो की बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, आपने यहाँ पे 5 किलो की बॉडी का फ्री डायग्राम बनाया, आप चाहते तो 4 kg का भी बना सकते थे। अभी अगर मैंने 4 kg का बनाया, 4 kg को आगे कौन पुल कर रहा है, T2, पीछे क्या है, कुछ नहीं। अब बट 4 kg की बॉडी आगे एक्सेलरेट तो हो ही रही है ना 5 के साथ। ये 5 जो है वो इन तीनों का एक्सेलरेशन है, तो ये तीनों के लिए यूज़ कर सकता हूँ मैं। अब क्या लिखोगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए में T2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4 इंटू, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20 न्यूटन। यहाँ से मुझे T2 मिला ना, बट वेट, T2 तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका था। हाँ तो ठीक है ना, 5 को यूज़ करके T2 निकालो या 4 को यूज़ करके T2 निकालो, T2 तो T2 ही है ना, तो आंसर तो 20 न्यूटन ही आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस, आ रहा है समझ में या बाउंस हो रहा है, पक्का। सो दैट्स हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ, टेल मी, मल्टीपल blocks connected to each other with the help of a small rope or a string। ये जो भी रस्सी वगैरह लोगे ये सारे के सारे कैसे हैं, मासलेस। डू यू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ तक मेनली अपने सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं फ्री बॉडी डायग्राम विदाउट फ्रिक्शन पे। देयर इज़ वन मोर टाइप लेफ्ट, बट ये एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो।